का डॉक्टर जूही गर्ग जी का जो नौले धारे के बारे में बोला था उन्होंने, अतुल रावत का, श्रीश, अपूर्वा नेगी का, प्रहलाद सिंह अधिकारी जी का और सात्विक का, और अंत में उधम सिंह नगर वालों का आया था लास्ट सुझाव हमारा, और सैकड़ों लोगों का जिनके हम लोग अभी प्रत्यक्ष रूप से जिनके सुझाव अभी सुन नहीं पाए क्योंकि समय की भी मर्यादा है। लेकिन आप सभी के जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सबके एक एक सुझाव पर हम लोग पूरा मंथन करेंगे और पूरा मंथन करने के बाद उस पर हम कार्रवाई करेंगे। 2025 का जो हमारा विजन है कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसके लिए हम सभी को आगे आना होगा और हम सभी लोग आगे आएंगे। तो आप लोगों के बीच में से बहुत सारे विषय आए हैं, पलायन से जुड़े हुए विषय आए हैं, रोजगार से जुड़े हुए आए हैं, महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए आए हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, आपका पर्यावरण से जुड़े हुए आए हैं, हमारे अलग अलग कृषि से जुड़े हुए हैं, बागवानी से जुड़े हुए हैं। तो सभी विषयों पर पलायन कैसे रुकेगा, हिमालयन राज्यों में जो हमारे यहाँ पर आपदा आती है, उस आपदा में हम लोग कैसे और पहले से ही कैसे हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपदाओं को हम नहीं बदल सकते लेकिन आपदाओं के खतरों को हम कम कर सकते हैं, उसकी रोकथाम कर सकते हैं। जैसे इस बार की आपदा में जो 18 और 19 अक्टूबर को आई, तो मैं उस दिन 17 अक्टूबर को मैं अयोध्या में था और प्रातःकाल मुझे बताया गया सवेरे 7 बजे कि आज शाम से, रात से और 18 और 19 तारीख को 2 दिन बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, बहुत बड़ी वृष्टि होने वाली है। तो मैंने वहीं से सबसे पहले सभी अधिकारियों से बात करी और अपना एक वीडियो संदेश वहां से मैंने बनाया और मैंने सभी लोगों को अलर्ट किया, सभी लोगों को सूचना दी। जो 4 धाम और हमारे पर्यटन की दृष्टि से पूरे उत्तराखंड में उस दिन 1.5 लाख लोग आए हुए थे और हमने सभी यात्रियों से भी अनुरोध किया कि आप यात्रा को रोक दीजिए और स्कूल, हमारे सभी सरकारी स्कूल हमने बंद करवा दिए। होटल वालों को भी सभी को हमने अनुरोध किया कि आप लोग जो है किसी को अभी जबरदस्ती मत निकालिए। कई बार ऐसा होता है कि एक दिन के बाद अगले दिन बुकिंग होती है तो वो कहते हैं कि होटल खाली कर दीजिए। हमने कहा कि अब इस समय आपदा का समय है और यहाँ से ऋषिकेश से और उधर से जो जो रास्ते हमारे यात्रा में जाने के रास्ते थे, वो सारे रास्तों पर हमने सभी को सूचित कर दिया कि कल बहुत बड़ी आपदा है, आप रोक दीजिए। उसका नतीजा यह निकला कि 1.5 लाख लोगों में से एक को भी नुकसान नहीं हुआ, नॉट ए सिंगल बाहर से आए हुए लोगों को। तो इसी प्रकार से बहुत सारी समझदारियों से, बहुत सारी जानकारियों से और समय से पहले जानकारी हो जाने से हम बहुत सारी चीजों को रोक सकते हैं। और अगले दिन गृह मंत्री जी का हमारे यहाँ का दौरा हुआ, तो उस दौरे में मैंने गृह मंत्री जी से अनुरोध किया कि हमारे यहाँ पर चूंकि आपदा और जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार का हमारा यहाँ का वातावरण है, हर साल आपदा आती है, हर वर्ष कहीं पर भूस्खलन होता है, कहीं पर अतिवृष्टि होती है, कहीं पर ओले पड़ते हैं, कहीं अधिक बारिश हो जाती है, हर जगह अलग अलग प्रकार का है। आप देख ही रहे हैं कि 2-3 बड़ी आपदाएं अभी हमारे सामने है। मालपा की आपदा को हम भूले नहीं है, उसके बाद अभी केदारनाथ जी की आपदा को हम लोग भूले नहीं है, उस पर काम चल ही रहा है। अभी इस बार की जो आपदा है 18-19 अक्टूबर की, वो हमारे सामने है। तो हमारे इस उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा केंद्र बनाया जाना चाहिए जिससे कि आपदाओं को समय आते ही जो है उस पर वो अनुसंधान का काम करे और केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, वो पूरे देश के लिए काम करे। तो ये सुझाव ये भारत सरकार को हमने लिखित रूप से दे दिया है और उस पर निश्चित रूप से जल्दी ही कार्रवाई होगी। कोई ना कोई केंद्र केवल उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए वो काम करेगा इस क्षेत्र में। तो ऐसे बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं। एक हिमालयन राज्य की दृष्टि से उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ होना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि यहाँ पर विकास किस गति से हो रहा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ का भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जितनी भी चीजें हैं उसको ध्यान में रखकर विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। मैं बताऊं, पर्यटन को बढ़ाने के लिए अभी हमने पर्यटन के क्षेत्र में जो हवाई यात्राएं होती हैं उसके कारण से भी काफी पर्यटन बढ़ता है और हवाई यात्राएं हमारे यहाँ पर सस्ती हों,
कि हमारे राजेश कुमार जी एविएशन के वो रहे हैं पहले, क्या अपर सचिव रहे हैं, डायरेक्टर क्या युगांडा के। तो पहले आपके में ये जो एविएशन टर्बो फ्यूल है, इसमें 20% का बैट लगता था, उसको हमने घटाकर केवल 2% कर दिया। वो इसलिए, और हम पूरे साल का अगर हम इसका निकालेंगे बैट का, तो 40 करोड़ रुपया अब हमको कम मिलेगा। लेकिन अब हवाई जहाज लोग यहां पर अपना रख सकते हैं, यहां पर फ्यूलिंग कर सकते हैं, और किराया भी कम होगा, लोग आएंगे। क्योंकि हमने 18 नए रूट हवाई यात्रा के शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें से चिन्यालीसौड़ के लिए, पिथौरागढ़ के लिए, गौचर के लिए हमारी सेवाएं चल रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम प्रत्येक शहर को हेली सेवा से जोड़ दें। रेल के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल बन रही है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच बीच से रेल जा रही है। इसी प्रकार से वहां टनकपुर में जो हमारा टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन है, पिछले कई वर्षों से उसकी मांग उठती रही है। मैं बहुत ज्यादा नहीं, मतलब मैं 4-5 इशू आपके सामने जरूर रख रहा हूं कि जिन पर काम हो रहा है समग्र रूप से। बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत है, मैं बोलूंगा तो यहां से घंटों बोलते रह सकता हूं भाई साहब, और अब मुझे कागज देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं वैसे ही बोलता रहता हूं, चूंकि रोज का ही काम है। तो टनकपुर बागेश्वर जो रेल लाइन है, वो टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन 155 किलोमीटर की है। उसके लिए भी इस बार ब्रॉडगेज सर्वे के लिए 155 किलोमीटर की जो ब्रॉडगेज रेल लाइन है, उसके लिए 29 करोड़ रुपए की धनराशि जारी होगी। एम्स का सेंटर यहां पर अच्छा काम कर रहा है, ऋषिकेश वाला, चूंकि उस क्षेत्र में नहीं था, तो हमने अनुरोध किया था, काफी समय से चल रहा था कि कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज, अच्छा हो कोई क्षेत्र में, क्योंकि उधर नेपाल के लोग भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों का भी पूरा वहां पर दबाव बढ़ जाता है। जब कोरोना में हमने देखा कि पूरे उधम सिंह नगर में, नैनीताल में, कहां से लोग, जिनको दिल्ली में बेड नहीं मिल रहा था, वो भी यहां आ गए भाई साहब। आपको जानकारी होगी, ये आप लोगों को भी होगी सबको। देहरादून में और हरिद्वार में भी बाहर से लोग आ गए, बेड ही नहीं थे कहीं। तो उस समय में हमने देखा कि नेपाल के लोग, इधर के लोग, यूपी के लोग, दिल्ली के लोग, आसपास के गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, सब आ गए, पूरा पहले ही बेड फुल हो गए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वहां पर अभी एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोले जाने की स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार ने दी है। तो मैं आप सबके माध्यम से उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। तो बहुत सारे क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ से टेहरी से हमने कहा है कि एक टनल जो है प्रस्तावित की है, जिसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति मिल रही है। आने वाले समय में चूंकि वो देखेंगे पर्यावरण की दृष्टि से भी कैसे वो सुरक्षित तरीके से जाए, उस पर डीपीआर बन रही है। डीपीआर का पैसा भी हमको मिल गया है। आने वाले समय में टेहरी जाने के लिए यहाँ से मात्र 1 ही घंटे का अधिकतम समय लगेगा। दिल्ली के लिए सड़क कनेक्टिविटी, एलिवेटेड रोड, जो हमारा डॉटकाली देवी का मंदिर है, वहां से लेके पूरे जंगल में एलिवेटेड रोड सीधे मुजफ्फरनगर रोड पर जोड़ दी जाएगी। और आने वाले समय में आप लोगों को देहरादून से दिल्ली जाने के लिए मात्र 2 घंटे का समय लगेगा। 2 घंटे में आप। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।